हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए ऐसे सुपर डुपर 175 प्रश्न लेके आई हूँ जो लगातार एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पिछले 15 सालों से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से इस बार भी 4 से 5 प्रश्न सीधे बनना है। पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसका जो महाअभ्यास 3 है उससे मैं ये प्रश्न करवा रही हूँ। टेस्ट 3 में यही क्वेश्चन डले हुए हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए महाअभ्यास 3 लिखा हुआ है। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज़ ली होगी उसके टेस्ट 3 से ये आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। सभी लोग इसको ज़रूर करिएगा। 12,000 एमसीक्यू की ये टेस्ट सीरीज़ है और सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप लगातार 2-3 दिन भी अगर मोबाइल से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। हर पेज के नीचे आंसर लिखा हुआ है। पूछ रहे हैं इनमें से कौन बुंदेली का साहित्यकार है? जगनिक, ईसुरी, घाघ या सिंगाजी? कौन बुंदेली साहित्यकार है? तो ईसुरी जो है, ईसुरी बुंदेली साहित्यकार कौन है? ईसुरी बुंदेली साहित्यकार है। इन्होंने क्या है, जो इनकी जो रचनाएं हैं वो बुंदेली जीवन से प्रेरित हैं। इनका जन्म झांसी जिले में हुआ था, तो इसलिए इनको बुंदेली साहित्यकार कहा जाता है। और ये पहले एक जमींदार थे, जमींदार के रूप में इनका काम करते थे और ये भारतेंदु युग के लोक कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। और ईसुरी की जो रचनाएं हैं उसमें गांव की संस्कृति का वर्णन मिलता है। ईसुरी की रचनाओं में कहाँ का वर्णन मिलता है? गांव की रचनाओं का या गांव की जो संस्कृति का वर्णन मिलता है। और ये भी याद रखिएगा ये भारतेंदु युग के कवि थे। इनकी ख्याति जो है वो फाग के, जो इन्होंने फाग के रूप में जानी जाती है। फाग की कविताएं जो इन्होंने लिखी हैं, तो ईसुरी की जो ख्याति, ईसुरी जो जाने जाते हैं वो फाग के रूप में कवि, जो लिखी हुई कविता के रूप में जाने जाते हैं, जो विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। तो याद रखिएगा बुंदेली का लोक साहित्यकार कौन है? ईसुरी है। फाग के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। किसके रूप में है? फाग के रूप में इनकी प्रसिद्धि है, तो याद रखिएगा। इसके बात की जाए, अगर हम जगनिक की बात की जाए कि जगनिक कौन है या जगनिक, तो जगनिक जो महोबा के चंदेल राजा थे परमार्दी देव, उनके कवि थे। याद रखिएगा जगनिक किसके कवि थे? जगनिक चंदेल राजा परमार्दी देव थे, उनके महोबा के चंदेली राजा थे, उनके कवि थे। और इनका पूरा नाम जगनिक नायक था। और ये परमाल के सामंत और जो महोबा के आला उदल हैं उसको नायक मानकर इन्होंने आला खंड की रचना भी की थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आला खंड की रचना किसने की थी? तो आला खंड की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। जगनिक कौन थे? तो चंदेली राजा जो परमार्दी देव थे, उनके समकालीन परिवार में इनका जन्म हुआ था और उसी समय के ये कवि थे। तो याद रखना, आल्हा नाम से, जैसे कि ईसुरी को फाग नाम से प्रसिद्धि मिली है, ऐसे ही जगनिक को आल्हा नाम से प्रसिद्ध मिली है। ये भी पूछते हैं जगनिक किसके दरबारी कवि थे? तो महोबा के शासक परमार्दी देव के थे। जगनिक को किससे प्रसिद्धि मिली है? आला खंड से। और ईसुरी को किससे प्रसिद्धि मिली है? फाग से प्रसिद्धि मिली है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा घाघ के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। घाघ जो है बाणी कहावतें रहती हैं उसके रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और घाघ की जो रचनाएं हैं वो उर्दू, भोजपुरी, अवधी में लिखी गई है। अवधी भाषा के ये प्रमुख कवि हैं, तो ये फैक्ट याद रखो। अगला क्वेश्चन है, व्यंग विधा के साहित्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर, उज्जैन, सागर या खंडवा? देखो शरद जोशी जो थे, सबसे पहले ये याद रखो कि ये व्यंग्यकार थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शरद जोशी किस विधा के साहित्यकार थे? तो शरद जोशी जो थे वो व्यंग्यकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। और उज्जैन में इनका जन्म 1931 में हुआ था। 21 मई 1931 में हुआ था। और ये एक ब्राह्मण थे, गुजराती मूल के ये ब्राह्मण थे। व्यंग्यकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे विश्व में, जैसे कि क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, ये इनकी प्रसिद्ध जो व्यंग्य विधाएं हैं। तो याद रखिएगा शरद जोशी का जन्म 1931 में कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। अगला है
आलाखंड की पांडुलिपि किसने तैयार की थी? आलाखंड लोक कवि जो जगनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान गीत है और ये इसमें जो आला उदल है उसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितनी? 52 लड़ाइयों का वर्णन है आला उदल में। याद रखना, आला उदल में कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? तो 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और इसकी जो पांडुलिपि है वो किसने तैयार की थी? ऐसा भी पूछा जाता है कि आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला कौन था, कौन सा अंग्रेज था? तो वो था चार्ल्स इलियट। किसने तैयार किया था? चार्ल्स इलियट ने तैयार किया था। आलाखंड की पांडुलिपि किसने तैयार की थी? चार्ल्स इलियट ने की थी। आलाखंड की पांडुलिपि किसने तैयार की है? चार्ल्स इलियट ने की है। याद रखिएगा, आलाखंड क्या है? आलाखंड लोक कवि जगनिक द्वारा लिखित वीर रस प्रधान गीत है और इसमें 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस मुगल शासक ने लोक कवि घाक को चौधरी की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने लोक कवि घाक को चौधरी की उपाधि दी थी? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या बहादुर शाह? घाक की प्रतिभा से सम्राट अकबर बहुत अधिक प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने उसको चौधरी की उपाधि दी थी। तो घाक को चौधरी की उपाधि किसने दी थी? मुगल शासक अकबर ने दी थी। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है? महान कृषि पंडित किसको माना जाता है? घाक को माना जाता है। महान कृषि पंडित किसको माना जाता है? तो महान कृषि पंडित किसको माना जाता है? घाक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? अभी हमने पढ़ा कि जो घाघ है उनको अकबर ने चौधरी की उपाधि दी थी, तो मतलब ये किसके समय की बात है? कौन सा मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो कौन था? घाघ था अकबर का समकालीन। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बिखरे मोती की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किस भारतीय साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। होशंगाबाद के बाबई ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जिसको अब माखन नगर नाम भी दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कहाँ पर बघेलखंडी भाषा नहीं बोली जाती है? रीवा, सतना, उमरिया या बालाघाट? देखो, रीवा, सतना, बालाघाट में बोली जाती है। उमरिया में बघेलखंडी भाषा नहीं बोली जाती। अगला है, कोरकू भाषा, सॉरी इसमें बालाघाट आएगा। रीवा, सतना और उमरिया में बघेलखंडी बोली जाती है, बालाघाट में नहीं बोली जाती। तो 4 इसका आंसर आएगा। अगला है, कोरकू बोली का मुख्य जिला कौन सा है? होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये दोनों, मतलब कोरकू बोली का मुख्य जिला होशंगाबाद और छिंदवाड़ा दोनों है, तो दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। फ्रेंड, जिसमें से मैं ये करा रही हूँ यही हमारा 12,000 प्रश्नों का प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। 12,000 प्रश्नों की ये सीरीज़ है। इसमें आपको 3 बुकलेट मिलती हैं। 2 बुकलेट में आपको 1 से 50 टेस्ट, 50 से 100 टेस्ट, और जो एक करंट अफेयर्स हमारी तरफ से आपको निःशुल्क दी जाती है, जिसमें 2,000 करंट अफेयर्स हैं और ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम में आने ही। इसका पूरा जो कलेक्शन है वो इतने अच्छे से तैयार किया गया है, इतने अच्छे से फ्रेम किए गए हैं एक एक क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आने की जिनकी 100% संभावना है। जहाँ से भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, पूरे ज़िलों को बहुत अच्छे से उनसे संबंधित, जैसे कि अभी जो 3 नए ज़िले बने हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे, कोई भी सम्मेलन हुआ है, संगठन हुआ है, मध्य प्रदेश का इतिहास हुआ है, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से संबंधित, चाहे साहित्यकार हों, चाहे लोक कवि हों, सभी से संबंधित बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। बहुत ही शानदार हैं ये। यूनिट 1 से 10 तक है। नवीन डाटा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीलिम्स का ये ब्रह्मास्त्र है और जिन लोगों ने भी ये लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। आप इसका प्रिंट निकाल के भी तैयार कर सकते हैं। और ये वाले प्रीलिम्स के साथ ना नेक्स्ट प्रीलिम्स जो अप्रैल में है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसकी हार्ड कॉपी 1399 की है। जिन लोगों ने भी ये नहीं लिया हो, आज ही इसको लेकर आप लोग तुरंत मोबाइल में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर, इसे रिवीजन सेट के तौर पर, आप किसी भी तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सुपर डुपर श्रृंखला के साथ। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हर्षचरित किसकी रचना है? देखो हर्षचरित हर्ष के चरित्र के बारे में एक रचना है और ये किसकी है? ये बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि पद्माकर किस राजा के कवि थे? प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया या ये सभी? तो ये सभी के ही पद्माकर कवि थे। कवि पद्माकर, कवि पद्माकर किसके कवि थे? तो ये इन सभी के कवि थे और ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। किसके कवि हैं ये पद्माकर? रीतिकालीन ये प्रमुख कवि हैं। कहाँ के हैं? रीतिकालीन कवि हैं। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म सागर में हुआ था और हिंदी बुंदेलखंडी है ये और रीतिकालीन है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संत सिंगाजी किस क्षेत्र के थे? संत सिंगाजी जो थे वो निमाड़ क्षेत्र के थे। संत सिंगाजी कहाँ के थे? निमाड़ क्षेत्र के थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? देखो यहाँ पे आपको समझ दिख रहा होगा शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसी में ही दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। कौन अर्धमागधी अपभ्रंश में जन्मी पूर्वी हिंदी की बोली है? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा अर्धमागधी बघेलखंड, अर्धमागधी जो है वो बघेलखंड, अर्धमागधी कौन सी बघेलखंड जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी, यहाँ पे पूर्वी हिंदी आ गया, वहाँ पे ये बघेल, जबकि ब्रजभाषा पश्चिमी में आ जाएगी। पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो बघेलखंडी आ जाएगी। तो याद रखना, अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बघेलखंडी है। कौन आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है? इनमें से कौन आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है? मुल्ला रमूजी आधुनिक काल के हैं, हरिशंकर बरसाई आधुनिक काल के हैं, शरद जोशी आधुनिक काल के हैं, लेकिन कवि भूषण आधुनिक काल के नहीं है, ये रीति काल के हैं। किसके हैं? ये रीति काल के हैं। इन्होंने श्रृंगार और वीर रस में अपनी रचनाएं की हैं और इन्हें भूषण की उपाधि जो दी थी वो चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी थी? रुद्र शाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। रुद्र शाह राजा हृदय राम के पुत्र थे। अगला है, गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किस कवि द्वारा अपनी कविताओं में किया गया? गुलाबी उर्दू शैली का उपयोग मुल्ला रमूजी ने किया। किसने? मुल्ला रमूजी ने। अगला है, निम्न रचना व रचनाकार में असंबद्ध मतलब कौन सा इसमें गलत है? सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही है। हिमतरंगिनी माखनलाल सही है। काशी बालकृष्ण पद्माकर ये भी सही है। त्रिधारा पद्माकर ने नहीं लिखी है। त्रिधारा रचना पद्माकर ने नहीं लिखी है। त्रिधारा रचना याद रखिएगा, बाकी सब क्वेश्चन सही हैं। त्रिधारा जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला है, पत्रिका व उससे संपादन के जोड़े में बताइए सही कौन सा है? प्रभा बालकृष्ण नवीन। देखो प्रभा एक माखनलाल चतुर्वेदी की भी है और प्रभा एक बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी की सही है। प्रताप गणेशशंकर विद्यार्थी का ये भी सही है। करमवीर वृंदावन लाल शर्मा की नहीं है बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? मुकुल। मुकुल जो है, मुकुल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। बाकी जो सभी रचनाएं हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है। युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम तरंगिणी है। मुकुल जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? ईसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात सिंह मंगल सिंह सुमन की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली है? गीत फरोश से मिली है। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति किस रचना से मिली है? गीत फरोश।
किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रभा नामक पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। अगला है, कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे थे? इनमें से कौन रहे थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं। हरि सिंह परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? वसुधा, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती है। वसुधा जो एक पत्रिका है, इसका जो प्रतिपादन था, इसका जो संपादन था, वो हरि सिंह परसाई ने किया था। किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना जिले में हुआ था? बाल साहित्य हरि कृष्ण देवसर। हरि कृष्ण देवसर एक बाल साहित्यकार हैं और इनका जन्म हुआ था सतना में। संत सिंगाजी किसके समकालीन संत के रूप में जाने जाते हैं? संत सिंगाजी कबीर के समकालीन जाने जाते हैं। संत सिंगाजी किसके जाने जाते हैं? कबीर के समकालीन जाने जाते हैं। संत सिंगाजी एक निमाड़ी कवि थे। निमाड़ साहित्य के निमाड़ क्षेत्र के ये कवि थे। अगला है, केशव दास ने रसिक प्रिया प्रेरणा से लिखी थी? किसकी प्रेरणा से लिखी थी? केशव दास ने जो रसिक प्रिया लिखी थी वो किसकी प्रेरणा से लिखी थी? वो इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी थी। याद रखना, केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी थी? इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी थी। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा, केशव दास का उपनाम क्या है? केशव दास रीतिकालीन कवि थे और केशव दास का उपनाम क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोग जिनको वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। जो बचे हुए 10-12 दिन हैं, बहुत शानदार वीडियो लेके आने वाली हूँ आपके लिए। ऐसे वीडियो जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। मैं वैसे ही बहुत सिलेक्टेड वीडियो लेके आती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी थी? इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखी थी। पद्माकर, जो कि सागर के हैं, रीतिकालीन कवि हैं, इन्होंने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया। पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती की विवाह का वर्णन है? कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती की विवाह का वर्णन है? कुमार संभवम। किसमें? कुमार संभवम में है। सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? सतकाय, तो सतकाय भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना है। सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? सतकाय भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना है। निम्न साहित्य का, याद रखिएगा, सतकाय किसकी है? सतकाय भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना है। निम्न साहित्यकारों में रीति काव्य का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रीति काव्य का प्रवर्तक केशव दास को बोला जाता है। भवभूति की रचना इनमें से कौन सी है? महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, ये सभी ही भवभूति की रचना है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? केशव दास हैं, पद्माकर हैं, भर्तृहरि हैं, भूषण नहीं है, ये रीतिकालीन है, बाकी सभी मध्यकालीन साहित्यकार हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन है? मेघदूत। किस में है? कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन है? मेघदूत में है। कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? प्रबोध पचासा, हितोपदेश, जगत विनोद या शिवा वावनी। शिवा वावनी रचना पद्माकर की नहीं है। शिवा वावनी रचना पद्माकर की नहीं है, याद रखिएगा। शिवा वावनी रचना पद्माकर की नहीं है। बाकी प्रबोध जो पचासा है, हितोपदेश है, ये सभी पद्माकर की है। जबकि जो शिवा वावनी है वो भूषण की रचना है। शिवा वावनी किसकी है? भूषण की रचना है। राज्य की मुख्य बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है? बुंदेली, बघेली, संथाली या निमाड़ी। इनमें से कौन सी राज्य की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है? बुंदेली नहीं है, बघेली नहीं है, संथाली नहीं है, निमाड़ी नहीं है। इनमें से कौन राज्य की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है? संथाली। मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, निमाड़ी बोली जाती है, संथाली नहीं बोली जाती। किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या टीकमगढ़। इनमें से किस जिले में नहीं बोली जाती? टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है?
रीवा, टीकमगढ़, सतना, सीधी किस जिले में नहीं बोली? रीवा, सतना, सीधी में बोली जाती है, टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। कौन सी रचना इनमें से भवभूति की नहीं है? उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित या कादम्बरी? किसकी रचना है? तो कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? कादम्बरी। कादम्बरी रचना भवभूति की नहीं है। कौन सी? कादम्बरी। आलाखंड किसकी रचना है? घाघ, जगनिक, सिंगाजी या भूषण? अभी मैंने आलाखंड के बारे में बताया था। आलाखंड जगनिक की रचना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में कौन शामिल नहीं है? बुंदेली, बघेली, भोजपुरी या नेमाड़ी? भोजपुरी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, चकित हैं दुख किसकी रचना है? चकित हैं दुख किसकी रचना है? चकित हैं दुख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उर्मिल, उर्मिल किसकी रचना है? उर्मिल बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मध्य प्रदेश में मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी, कोरवी, इनमें से ऐसी कौन सी कोरवी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति, बाणभट्ट, केशव या भूषण? मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? देखो, बिहू जो है वो असम का है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? इनमें से मालवा में मटकी लोक नृत्य होता है और माच जो है यहाँ का नाट्य है। काठी मध्य प्रदेश के कहाँ का लोक नृत्य है? काठी, काठी निमाड़ का है। काठी कहाँ का है? निमाड़ का है। माच कहाँ का है? माच कहाँ का है? माच मालवा का है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड का नृत्य है राई। कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? कर्मा। कर्मा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है? गणगौर निमाड़ का गायन है। गणगौर कहाँ का है? निमाड़ का। कौन सा नृत्य एक एकल नृत्य? भगोरिया, रीना या मटकी? कौन सा है? मटकी एक एकल नृत्य है, बाकी ग्रुप डांस है। बैगा जनजाति द्वारा बारात की आवागमनी पर कौन सा गाना गाया जाता है? बारात की आवागमनी पर परधोनी नृत्य किया जाता है। प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य है बलमा। बलमा प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य है। यह नृत्य देखना पुरुषों को वर्जित है। कौन सा नृत्य देखना पुरुषों को वर्जित है? जिंदवा। कौन सा? जिंदवा नृत्य देखना पुरुषों को वर्जित है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? मालवा, निमाड़। यहाँ कहीं का भी बधाई नृत्य नहीं है। बधाई नृत्य ना मालवा में होता है ना निमाड़ में होता है। बधाई नृत्य, जो बधाई नृत्य है वो बुंदेलखंड का है। बधाई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा। बधाई कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा कहाँ का लोकनाट्य है? ढोला मारू की जो कथा है वो राजस्थान का लोकनाट्य है। अगला है, लारू काज किसका एक प्रमुख पर्व है? लारू काज जो है वो गोंडों का पर्व है। किसका है? गोंडों का। संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व हैं? संजा व मामूलिया मालवा और बुंदेलखंड के हैं। संजा और मामूलिया कहाँ के हैं? मालवा और बुंदेलखंड के। धड़ल्ला पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? मालवा में। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? बघेलखंड में बस बिरहा, बसदेवा, विदेशिया सभी गायन प्रचलित हैं। अटारी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? अटारी, अटारी बघेलखंड में है। अटारी कहाँ पर है? अटारी बघेलखंड में है। आड़ा खड़ा नाच कहाँ पे प्रसिद्ध है? आड़ा खड़ा नाच निमाड़ अंचल का है। आड़ा खड़ा कहाँ का है? निमाड़ अंचल का। सुआटा क्या है? सुआटा एक पर्व है मध्य प्रदेश का। माच किस राज्य की नाट्य शैली है? मध्य प्रदेश की। राई सॉन्ग कहाँ का है? राई सॉन्ग बुंदेलखंड का है। राई सॉन्ग कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हीड़ गायन मालवा का है। राई लोक नृत्य किसका है? राई लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? दादरिया नृत्य बैगा जनजाति का है। दादरिया कहाँ का है? दादरिया बैगा का है। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय खजुराहो में है। जवारा नृत्य किससे संबंधित है? जवारा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बसदेवा लोक गायन बघेलखंड से संबंधित है। मालवा का लोकनाट्य क्या है? मालवा का लोकनाट्य है माच।
तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तीजन बाई पंडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। बसदेवा गायन किस समुदाय के हैं? बसदेवा गायन बघेलखंड के हैं। आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? आला लोकगीत आला बुंदेलखंड के थे तो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। अगला है फाग एक प्रकार का क्या है? फाग एक प्रकार का क्या है? फाग एक नृत्य है। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अनूप राग किससे संबंधित है? अनूप राग कुमार गंधर्व से संबंधित है। जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ ज़्यादा प्रश्न तैयार हों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? इनमें से राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? काठी निमाड़ का है। किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? इनमें से दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। किस क्षेत्र से हरदौल की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बुंदेलखंड से। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बम्बुलिया गीत बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति सभी पर गाए जाते हैं। छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? छाहुर बघेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बघेलखंड का। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है? विदेशिया गायन बघेलखंड में होता है। लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का है। किसका है? सहरिया। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का? इनमें से कर्मा, थापटी, इनमें से कौन सा है? तो इन जो लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? तो ना कमरा है, कर्मा है, ना थापटी है, कोई भी यहाँ का नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? मटकी मध्य प्रदेश में होता है, जबकि घूमर राजस्थान में होता है, बिहू असम में होता है। मध्य प्रदेश के लोकगीतों में कौन सा गाया जाता है? भर्तृहरि और सांझा या सांझा कौन सा गाया जाता है? तो भर्तृहरि और सांझा दोनों गाए जाते हैं। वसुदेवा गायक रंग के किस रंग के कपड़े पहनते हैं? पीले रंग के पहनते हैं। वसुदेवा गायक किस रंग के पहनते हैं? पीले। ऐसे ही सुपर हिट प्रश्न है फ्रेंड्स, मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है ऐसे ही सुपर डुपर प्रश्नों का कलेक्शन है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है? मटकी का, गणगौर का या दोनों का? तो दोनों का ही प्रदर्शन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।